अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और इस वक्त मुल्क के तुलु अर्ज में तकरीबन 65-70% पाकिस्तान जो है वो पानी के नीचे है, अंडर वाटर है। और ये जो सैलाब और ये बारिशों का जो सिलसिला कराची में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से एक नया स्पेल जो है वो मौजूद है। बट ओवर द वीकेंड मैं खुद जाके चक्कर लगा कर आया हूं इंटीरियर सिंध में बदीन की साइड पर, और वहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीन मानिए कि आपकी सोच होगी जो वहां पर इस वक्त एक तबाही मची हुई है। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर, हम जानी नुकसान की बिल्कुल बात कर रहे हैं, इमलाक की बात कर रहे हैं, बट अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें और फोकस करें तो मुल्क की ज़राई मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद होकर रह गई है। अपनी आंखों से हमने देखा है कि 6-6, 8-8 फीट पानी जो है वो खेतों में है, और एक जमाने में जो खुश्की में बड़े बड़े दरख्त थे वो अब सिर्फ झाड़ियां नजर आ रही हैं कि पानी की सतह के ऊपर। और लोग वहां पर मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, उनको वहां से जो है नकल मकानी जो है उनकी की जा रही है। बहुत सारे लोग जो है वो वहां से जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि जाहिर है कि जाएं तो कहां जाएं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, एक दीन मोहम्मद जग्स के नाम से एक देहात या गांव आप कह लें, और खेत के हवाले से जब हम वहां पे बात कर रहे थे तो पानी वहां से जो कट लगा था एलबीओडी के ऊपर या उससे पहले उस निजाम पे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कट लगा था, और पानी वो ट्रेवल करता हुआ वहां पर पहुंचा। और उसके बाद जो है पानी की रफ्तार, पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। तो आपकी एग्रीकल्चर इकॉनमी बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, आपकी लाइव स्टॉक बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। अली खजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मैं आपसे मेरी दोपहर में भी बात हो रही थी और इस वक्त के साथ भी शेयर कर रहा हूं कि हालात इंतहाई खराब है पूरे पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें। और इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान का पानी है, चाहे वो जनूबी पंजाब का हो, बलूचिस्तान का हो, केपीके का हो, वो दरियाए सिंध से होता हुआ, फिर एलबीओडी से होता हुआ और जाके डेल्टा से समंदर में मिलेगा। ये कभी भी फोरकास्ट नहीं थी इतनी मैसिव बारिशों की, इतनी मैसिव सैलाब की पाकिस्तान के अंदर। अली खिजर। जी मान बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये बारिशें बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड हैं और ये बड़ी फर्क नेचर की है। यूजली हमारा जो आपने कहा कि इंडस से ऊपर से पानी आता है, वो पानी तो इतना नहीं आया, लेकिन जो बारिश हुई है सिंध में, बलूचिस्तान में और कोई सलमानी की साइड से जो बलूचिस्तान से पानी आया है वो यूजली नहीं होता। और हमारे यहाँ जो कि ड्रेनेज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो 12-12 फुट पानी अभी भी बहुत सारी जगहों पे खड़ा हुआ है सिंध में। और वो एक समुद्र का एक जो है एक ही लेवल हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी क्रॉप जो है कॉटन की, आपको पता ही है, सारी राइस की और बाकी चीजें, सब्जियां खराब हुई है। उससे आपकी इम्पोर्ट पर प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशन होगी, फूड सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आ सकती है अगर बीट टाइम पे ना हुआ। तो ये तो एक पूरी सिचुएशन है। उसके अलावा आपकी जो बहुत सारे जो आपके रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आपके लाइफ स्टॉक है आपकी, और कितनी वो तबाह हो गई है, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अर्बन माइग्रेशन होगी। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है और हुकूमत कहीं पे इस पे कंट्रोल उस पर आ नहीं रही, और ना ही डोनर्स एजेंसी दुनिया ने वो अभी ऐसे प्लेजेस किए हैं या पैसे दिए हैं। जो पैसे कुछ दिए भी हैं, जैसे यूएसएड ने $40 मिलियन दिए हैं, इस तरह को 10 मिलियन, $20 मिलियन इधर से करोड़ों में। जो हमें हमारी जो नुकसान का तखमीना है वो 30-40 अरब बिलियन डॉलर का है। 30 to 40 अगेन 30-40 अरब डॉलर आप कह रहे हैं अली? जी, आप उस तखमीने के अंदर मकानात जाए हुए हैं, जितने रोड ब्रिजेस गए हैं, जो पूरे इलाकों के अंदर दोबारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा खर्चा है। अगर इस खर्चे को अगर हम निकाल दें तो 5-6 अरब खर्चा फिर भी आपका कहीं ना कहीं जाता। आपकी कॉटन क्रॉप है वो 30% वेस्ट हुई है, आपकी थोड़ी राइस की हुई है, और इस तरह से फिर लाइफ स्टॉक आपका काफी वेस्ट हुआ है। बट आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो 12-12 फुट जहाँ पानी खड़ा है जिन इलाकों में, उन इलाकों में जब वो पानी जाएगा तो घरों की क्या हालत होगी, ये भी एक बड़ा नुकता है कि नुकसान जो है बहुत ज्यादा है, और अर्बन माइग्रेशन है उसकी भी कॉस्ट होगी। तो गवर्नमेंट के अपने तकनीक है, बट कहीं ना कहीं करें तो ये आपका को 5-6 बिलियन का इसका करंट अकाउंट पे भी इफेक्ट आता है, जो अगर हम इस साल के अंदर देखें तो वो भी आएगा, जिसकी वजह से देखें आपका रुपया भी अंडर प्रेशर आ रहा है।
तो हुकूमत के पास कंट्रोल नहीं है चीजों का। वो अभी यूएन सेक्रेटरी भी आए तो वो बड़ा आप देखें कि वो जिस तरीके से हैंडल किया गया वो मुझे लगता है वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, क्योंकि हुकूमत के लोगों के बारे में जो परसेप्शन है दुनिया भर में तो शायद ये है कि ये मतलब इतनी अच्छी इनकी जो है वो मतलब आप इन्हें पैसे देंगे तो वो बीच में पूरी तरह से लग नहीं पाएंगे। जो फ्लड्स आया था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 की, तो आपको याद होगा FDP की कितनी प्लेजेस आई थी, कोई पैसा नहीं आया था, तो वो उस गवर्नमेंट पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर भी है कि ये तो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के हम तो जनाब इसके अंदर जो है वो टॉप 4 जो है ऑडिट फर्म करेंगे, हमारे मिनिस्टर सब ख्याल करेंगे, बट आप देखेंगे। लेकिन अली इस मरतबा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो देखा, स्पेशली एंटोनियो गुतेरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो भी आए पाकिस्तान में, और उसके बाद जो उनकी तरफ से भी अपील की गई, ये सारी चीजें जो इस वक्त हमें रिलीफ मिल रहा है अंडर IMF प्रोग्राम, जाहिर है कि बहुत टाइट इस वक्त प्रोग्राम है पाकिस्तान में, कि वहां से कुछ रिलीफ हमें मिल सकता है। इस हवाले से जरूरत किस बात की है? आपके जो लोन्स है उनके राइट ऑफ होना चाहिए, होना क्या चाहिए आइडियली? देखें जी, एक तो ये है कि आपका जो मेन प्रोग्राम है उसको जिस तरह कोविड के अंदर आपने सस्पेंड किया था, तो इसमें आप थोड़ा सा उसकी कंडीशंस को आपकी फिस्कल स्लिपेजेस होंगी। देखें जी, आपकी गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी तो कैसे फ्लड के लोगों पे आएगा? तो उससे फिस्कल स्लिपेजेस होंगी, तो उससे जो कंटीजेंसी हिट होती है वो आप उसको रोक दें। फिर ये है कि आपको एक्सटर्नल फंडिंग आनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट को, जो कि उसको वो है कि वो जैसे RFI जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने कोविड में $1.4 बिलियन लिया था, इस तरह की को हमें IMF से बात करनी चाहिए। फिर UN के थ्रू जो है हम उस एजेंसीज को आके और लोगों से जो है ना गुड्स और सर्विस की वो इमदाद लें। ये तो मेरे ख्याल में होना चाहिए, इस पे तो काम होना चाहिए बहुत जरूरी तौर पे, और बड़ी जल्दी होना चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर को, जब आपको याद है कोविड आया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे उन्होंने फौरन जो है उस वक्त जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी उनको फोन किया था और उन्होंने एश्योर भी किया था कि कुछ इस तरह कमिटमेंट होगी। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना दिल्ली में नजर आ रही थी। हमारे यूएन सेक्रेटरी जो आए हैं उसके बाद भी आप देखें तो वो वहां से कोई अभी तक इस तरह की चीज नहीं आई। बाकी आप कह रहे थे कि बाकी हम शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं कि वो मैराथन उनके विजिट्स जो हैं इफेक्टेड एरियाज में हैं, वहां पर वो जाके बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, उनकी टीम भी मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से शायद उनको ये जो दूसरे अरेंजमेंट्स हैं जो फिस्कल स्पेस के लिए इंटरनेशनल हमारे डोनर एजेंसी से, उनको जरा वहां पे एंगेज होना चाहिए और अपनी टीम को वो बेशक इन जगहों पे भेजें, लेकिन खुद और एंगेजमेंट्स की तरफ देखें, अरेंजमेंट्स की तरफ देखें। जी बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये है ना कि आप खुद सारा जगह करते रहेंगे तो पीछे दफ्तर में कौन काम करेगा? आगे डिपार्टमेंट्स हैं, टीम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, NGOs हैं, वो सब काम कर रहे हैं। उन जो हुकूमती इदारे हैं वहां उनके साथ मिलके वो काम करें। चले कभी एक आपने विजिट ले लिया कर लिया, अब आप यहाँ पे बैठ के आप IMF को फोन करें, आपको या फॉरन उसके ऊपर करें कि यहाँ पे आप डोमेस्टिक सिचुएशन बेहतर करें, तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये नहीं पता उसने कितनी देर रहना है। दुनिया को भी ये पता है कि ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो इस सूरत हाल के अंदर जो है ना इसको कोई ना कोई एक रिजल्ट आना चाहिए। कोई आपकी इस वक्त हुकूमत को स्ट्रांग होना चाहिए और उसको जाके जो है ना इस रिलीफ एफर्ट्स को जो है ना फिस्कल स्पेस देखिए $5-6 बिलियन का होल है आपका, जिसकी वजह से आपका रुपया भी गिर रहा है और फिस्कल स्लिपेजेस भी उसी वजह से होगी। वो बाहर से जब तक पैसा नहीं आएगा आपकी चीजें नहीं होगी, सारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर होनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए सिंध के केस में मैं जरा थोड़ी सी और चीजें बनूं कि हमारा जो बेंचमार्क है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प के हवाले से जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो डेटा है, मैंने इंटीरियर सिंध में जाके देखा और आपके बदीन के हवाले से वहां पे देखा कि लोगों में, खवातीन में कैश डिसबर्समेंट हो रही है। 25-25 हजार रुपए उसी वक्त दिए जा रहे हैं। उनका बायोमेट्रिक वो करें और उसके बाद जो है फौरी तौर पे उनकी तकरीबन 2-2.5 करोड़ की डेली की उनकी जो है वो ट्रांजैक्शंस है या उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन फ्लिप साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्या आपको पता है कि कितनी मैल न्यूट्रिशन है वहां पर? लोगों की थंब इंप्रेशन खवातीन के वो खत्म हो चुके हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा मसला है। फिर दूसरे ये भी लोग कह रहे हैं कि जनाब जो एक सर्वे हुआ था पहले इस सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तो 1-1 हजार रुपए लेकर और लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया उस सर्वे में। ये सारी चीजें भी हमने देखी हैं। तो हम नियत में तो हमारे शुरू से ही फतूर आ जाता है, तो चीजें डिलीवर कहां से होंगी?
सही कह रहे हैं। देखिए बीआईएसपी के ट्रांसमिशन के अंदर आपको बताया प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके अंदर आप देखें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है जो बहुत सारे इलाकों में इफेक्ट हो गई है, उसको आपने उस पर काम नहीं किया। इंटरनेट नहीं होगा, आपका कनेक्ट फोन नहीं होगा चलेगा, तो आप कैसे यार आप किस तरह से रिलीफ एफर्ट कर सकते हैं, किस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मतलब ये तो बड़ा बेसिक नीड है, इसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। रोड और ब्रिजेस से भी पहले इसको कनेक्ट होना चाहिए ताकि उधर की नीड का असेसमेंट का आइडिया तो होना। तो ये चीज तो बड़ी जरूरी है जी, इस सारे को आपने करना है। बीआईएसपी के अंदर आपको याद होगा जब कोविड हुआ था उसके बाद कितने पैसे दिए गए थे और उसमें कोई इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आए थे। तो अगर हुकूमत में नहीं है तो अच्छी काम करने वाले लोगों तो ये चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये बंदर बाट बिठा हुआ है और आपको पता है बीआईएसपी पे कंट्रोल पीपल्स पार्टी का ज्यादा होता है। पीपल्स पार्टी का आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है, जब ये 2019 के अंदर उन्होंने निकाला था कितने लोग थे जिनके पासपोर्ट थे जो ट्रेवल करते थे और एसेट्स रखते थे और वो बीआईएसपी के अंदर रजिस्टर्ड थे। आपने वो सारे बंदे निकाले, अब क्या दोबारा वो रिक्रूट हो रहे हैं या वो दोबारा एजेंट आ गए हैं जो पैसे लेते हैं कि जी आपकी पेमेंट होगी उसमें से हमारा इतना होगा। अच्छा, क्या वो चीजें दोबारा ऑन ग्राउंड शुरू हो रही हैं? ठीक, इन इलाकों में पाकिस्तान भर में एक इमरजेंसी तो नाफिज है और ये तमाम इलाके जो है उनको इमरजेंसी यहां पर डिक्लेयर भी कर दी गई है। लेकिन होगा क्या जब यहां पर अभी तो फिलहाल पानी खड़ा है और 3-1 महीने पानी नहीं निकलता है। जब पानी यहां से निकलेगा फिर भी तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 6 इंच के करीब जमीन जो है वो चेक की जाएगी, वो सही होती है, फिर उसके बाद आगे जो है सूरत हाल बढ़ती है। अदरवाइज वो इरिगेशन उसके ऊपर नहीं हो सकती, वहां पर आपकी एग्रीकल्चर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं लग सकती, बहुत बड़ा नुकसान। तो ऐसे में हमारे जो बैंक्स हैं, स्पेशली ज़राई तरक्याती बैंक हैं या जो एक्सेस है फार्मर्स का, किसानों का टुवर्ड्स फाइनेंसिंग बैंक्स की तरफ चले जाएं, उनके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है और हुकूमत अभी जिनका नुकसान हुआ ये कोई कंपनसेशन इसकी हो सकती है या नहीं? माजी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए जी, जब कोविड आया था तो आपको स्टेट बैंक का रिस्पांस क्या था। उन्होंने एक वेजेस के ऊपर जो है एक स्कीम निकाली थी, फिर उन्होंने एक स्कीम निकाली थी हेल्थ के लिए, फिर एक नेटवर्क निकाली थी और लोगों ने उसको इस्तेमाल किया था, बहुत सारे मसले बचे थे। तो इस वक्त अगर वो स्टेट बैंक को उस तरह से कोई आपको ज़राअत के ऊपर जो है स्कीम निकालनी चाहिए किसानों के लिए। प्रॉब्लम ये है कि IMF जो है वो कंसेशनरी स्कीम के बड़े अगेंस्ट है और वो उस तरह से उसको बात नहीं कर रहा। और बैंक जो है बैंक की तो अपनी बड़ी परेशानी है। बैंक से अभी देखिएगा अगले 2 क्वार्टर में एनपीएल्स किस तरह आते हैं, उनकी नॉन परफॉर्मेंस, उनके लोन कितने खराब होते हैं, उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जी बैंक्स के अंदर इस वक्त एक ज़राअत की तरफ से लॉसेज आने हैं। जो वहां पे फार्मर था जिसने पैसे लिए हुए थे वो पैसे लेके जो लगाता था वो तो खत्म हो गया, ठीक है ना। और दूसरा जो है कि इस वक्त आप पूरी मार्केट में देखें एलसीआं जो नहीं खुल रही हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कितनी फैक्ट्रियां आधे पे पड़ी हैं, कितनी फैक्ट्रियां 3/4 पे पड़ी हैं, 2/4, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, बैंक लाइन उन्हें नहीं दे रहा और वो चोक हो रहे हैं तो एक्जिस्टिंग लोन भी नहीं उतार पाएंगे। तो अभी तो बैंक को और बड़ी परेशानी आएगी। इसमें तो बड़ा प्रोएक्टिव स्टेट बैंक चाहिए जिसको इसको इनोवेटिव होना चाहिए, बट उसमें IMF की कंडीशंस भी हैं। तो डॉक्टर रजा बाकर वाली जो अप्रोच थी, डॉक्टर रजा बाकर वाली जो अप्रोच थी वो इस वक्त चाहिए हमारे सेंट्रल बैंक को और हमारी इकोनॉमी को। बिल्कुल उस तरह की इनोवेशन, उस तरह की सोच, उस तरह की एक फैसले करने की सलाहियत इस वक्त जो है ना स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आनी चाहिए जो कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको हम किस तरह बचा सके। बट उस तरह की कोई चीज होती नजर नहीं आ रही और मुझे बहुत सारे लोग जो हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस से आउट हो जाएंगे। बहुत खतरनाक सिचुएशन। अच्छा, अब आगे की जो सूरत हाल है इसमें जो ह्यूमन क्राइसिस इस वक्त देख रहे हैं, जाहिर है कि ये पानी अगर खड़ा रहता है और उसके बाद मौसम चेंज हो रहा है, मौसम अब चेंज हो रहा है, फिर वहां पर मच्छरों की बड़ी जो है वो तादाद मौजूद है, लोग परेशान हैं, डेंगू फीवर जो है वो काफी उसके केसेस बढ़ रहे हैं। ये ह्यूमन क्राइसिस इस हवाले से फिर भूख और इफ्लास वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। देखिए इससे पहले बलूचिस्तान में एक्सेस नहीं होता था और बलूचिस्तान में इस मरतबा तमाम जो है हमारी एनजीओज वहां पर मौजूद हैं। सिंध के अंदर नहीं है, लोग नहीं जा पा रहे हैं, वहां पर एक्सेस नहीं मिल पा रहा। यहां के लिए क्या होना चाहिए?
देखिए जी, जब पानी जब खड़ा तो उसका सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है उससे बीमारियां निकलती हैं, बहुत सारी बीमारियां निकलती हैं। और हैजा निकलता है, और हैजा तो बहुत तेजी से फैलता है और बहुत नुकसान करता है। फिर दूसरा जो आजकल मच्छर आपने बात की है, मच्छर निकला हुआ है, और मच्छर के ऊपर आपको डेंगू के आपको नजर आ रहे हैं केसेस। और डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ ड्रग रेकमेंड की जाती है वो पैरासिटामोल है, जो पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा पैनाडोल बनती है, वो पैनाडोल आपकी शॉर्ट है। नहीं, और कल बाकी जो अब्दुल कादिर साहब जो हैं हमारे पटेल साहब, वो तो कह रहे हैं पैरासीटामोल बहुत है, ये सिर्फ एक मफरूजा है। वो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने मेक श्योर किया है कि पैरासीटामोल वाफिर मकदार में मौजूद है। चल रहे आएगा ना वापसी पे घर पे, तो आप अपने वो अगर देखिएगा घर के करीब जो मेडिकल स्टोर है उनसे मिल जाती है, जरा 2-4 मेडिकल स्टोर को फोन करें, मिल जाती है तो पता चल जाएगा। जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तो पैनाडोल की प्रोटेक्शन 1/3 हो गई है, बहुत सारी पुरानी भी बंद हो गई है, ये शॉर्टेज है। दूसरा, मच्छर की जो ऊपर लगाने के नेट होते हैं ना, वो भी शॉर्ट हुए हुए हैं। तो वो जाहिर बात है, वो प्रोटेक्शन उनकी कम होती है, उसकी डिमांड आई है, वो तो ये बात होगी। पर पैनाडोल की तो प्रोटेक्शन ही नहीं हो रही। पैनाडोल वाले कहते हैं भाई हमारी गोली बनाने के अंदर 2 रुपए 30 पैसे की हमारी वो जो है कॉस्ट आती है, और हमें जो पैसे मिलते हैं 1 रुपए 70 पैसे मिलते हैं, उसमें से फार्मेसी का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन निकाल दे तो 1 रुपया 35 पैसे गोली के हाथ में मारे आते हैं, और हमारी कॉस्ट जो आती है वो 2 रुपए 20 या 30 पैसे आती है, तो हम तो लॉस ले रहे हैं। तो उन्होंने तो अपनी प्रोडक्शन बहुत कम कर दी है कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अस्पतालों में इधर उधर जो प्रोवाइड करनी है वो कर रहे हैं, मशीनें चला रही हैं। बेसिक आप समझ लें कि अगर वो जब 400 मिलियन गोलियां एक महीने की बनाते थे तो उसमें 150 मिलियन गोलियां बना रही हैं, तो मार्केट में तो शॉर्टेज होनी है मेरे भाई। उसके अलावा आप अगर देखें उसी पैरासिटामोल के जो दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड है वो मार्केट में पहले ही वाइप आउट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन थी कि जी हमारी कीमतें 35 दवाइयां हैं जिनकी कीमतें कैबिनेट में जानी थी फरवरी में, जिनकी ऊपर कीमतें अप्रूव होनी थी और कैबिनेट ने वो अप्रूव कर देना था। फिर वो कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, फिर नई हुकूमत आई। जब इसमें ये गया मई या जून के अंदर, तो उससे पहले एक दिन पहले मरियम नवाज और जरदारी साहब इसके खिलाफ बोल रहे थे। उस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर उठ के खड़े हो गए कि अगर आप ये करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। भाई ये नहीं करेंगे तो ये मतलब ये कंपनियां नहीं बनाएंगी, नहीं ये नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने फिर कहा क्या करें, फिर फैसला भी देना था क्योंकि कोर्ट में गई थी कंपनियां। कोर्ट ने कहा भाई कुछ भी करें, हाँ करें या ना करें, फैसला करें। तो उन्होंने ना कर दी, रिजेक्ट कर दी पॉलिसी। कंपनी ने कहा ठीक है रिजेक्ट हो गई है भैया, मुझे तो नुकसान है, मैं नहीं बनाती। तो ये हो रहा है। और अभी देखिएगा और दवाइयां भी शॉर्ट होगी, आप देखते रहे, जब तक इनकी प्राइस नहीं सेट होती है तो ये शॉर्ट रहेंगी। और आप देखिएगा और चीजें शॉर्ट होगी, आप मार्केट में किसी भी चीज को लेने जाएंगे वो शॉर्ट हो जाएगी। श्रीलंका वाला हाल हो रहा है आपका। श्रीलंका में डिफॉल्ट जो होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, हर चीज शॉर्ट हो जाती है। यहाँ पे भी आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता चीजें शॉर्ट होने लग जाएंगी। आप मार्केट में किसी से तो जाके पूछें कौन सी फैक्ट्री है पूरी चल रही है, गाड़ियों को देखें, मोबाइल फोन की देखें, ये फ्रिज एसी ये नहीं बन रही है। व्हाइट गुड वाली ओरिएंट वालों ने फैक्ट्री बंद की है, हाई वालों ने बंद की हुई है, ठीक है। तो आप किस किस को जाके देखेंगे। टेक्सटाइल वाला एक बंदा कहता है कि भाई मैं फैक्ट्री चलाता हूँ तो मुझे 30 करोड़ का नुकसान होता है, बंद करता हूँ 20 करोड़ का होता है, मैं बंद करके बैठा हूँ, ठीक है। अभी एक स्टील वाले से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मैं अपना जो स्टॉक पड़ा है ना उसको मैं बेचता हूँ, फैक्ट्री बंद कर देता हूँ और मीली की तरह घर पे बैठ जाता हूँ। ये बातें हो रही हैं, तो आप आगे देखिएगा क्या होगा। मतलब यहाँ पे मतलब वो है कि एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बात करूं तो जाहिर है कि वो बहुत से इनपुट्स के हवाले से भी है, रॉ मटेरियल भी फराहम करता है, टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री है उसको भी। तो ये आप इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कितनी हैम्पर होती हुई आप नजर आ रही है, और मजमूई हमारी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर कितना असर आप देख रहे हैं। अभी जो लोगों ने कुछ मॉडल्स रन करके किए हैं, एक हमारे दोस्त हैं उजैर और अमार, वो उसके साथ अटलांटिस काउंसिल के साथ वो काम करते हैं। उन्होंने भी कुछ एस्टिमेट लगाए थे इनिशियली, तो उनके हिसाब में 2% ग्रोथ हो रही है। फिर हमारे ये स्टेट बैंक के अंदर जो अली चौधरी साहब हैं, जो स्टेट बैंक के रिसर्च के हेड हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना कोई एक मॉडल लेके निकाला था, उनके एस्टिमेट भी 2% ग्रोथ के आ रहे हैं। तो उससे जो नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को 2% के करीब ग्रो करेगी, जो लोगों के ये एस्टिमेट आ रहे हैं। पहले जो स्टेट बैंक के एस्टिमेट थे 3.5 से 4.5 थे, मेरे ख्याल में वो भी ज्यादा थे। ये फ्लड का सिर्फ इतना इम्पैक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों का भी है। वो फ्लड के अंदर आ गया। आपको जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया, गाड़ियां आदि बन रही हैं, मोबाइल फोन आदि बन रहे हैं, व्हाइट गुड्स बंद हुई हैं, स्टील की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, बाकी और मैं आपको गिनवाता जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो जीडीपी में अफेक्ट करेगी। अच्छा, अब अगर इतनी आपकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो रही है
है और जाहिर है कि 50-60% जो है वो इस वक्त इकॉनमी हमारी, या आप कह लें कि पानी की वो जो सरफेस है पाकिस्तान की वो पानी में, तो ऐसे में पेट्रोलियम की जो खपत है वो कितनी कम हुई होगी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? प्राइसेस तो बढ़ी रही हैं, अदरवाइज तो ये होता है ना कि आप कोविड में क्या था, आपकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई थी, तो ऑयल प्राइसेस की खपत कम हो गई, कंजम्पशन उसका कम हो गया और प्राइसेस नीचे हो गई। यहां पर अभी भी हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन जो है वो कम हो गया लेकिन प्राइसेस बढ़ी नहीं है। ठीक है, प्राइसेस का कंजम्पशन से देखिए, कोविड में ये हुआ था कि कोविड में पूरी दुनिया के अंदर कंजम्पशन गिर गई थी, पूरी दुनिया में कंजम्पशन गिर गई थी तो प्राइसेस गिर गई थी। यहाँ पे तो हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दुनिया में तो इस वक्त जंग चली हुई है, उसकी वजह से यूरोप नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी कंजम्पशन पे तो अली असर पड़ा होगा ना, उसकी कंजम्पशन पे तो असर पड़ा होगा। मैं पहले तो प्राइस का इम्पैक्ट कर लूं ना। प्राइस पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन गिरेगी या बढ़ेगी, पाकिस्तान इतनी छोटी सी मार्केट है, वो ग्लोबल मार्केट की प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो प्राइस के फैक्टर जो डिमांड सप्लाई ग्लोबल है उसमें पाकिस्तान बहुत छोटा। नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में अगर डिमांड कम हो गई तो उसका इम्पैक्ट कोई ग्लोबल मार्केट पे, नो, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर ही अगर ऑयल की कंजम्पशन, पेट्रोलियम की कंजम्पशन खत्म होती है या ज्यादा बढ़ती है तो उसका हमारी ही प्राइसेस के ऊपर, ये मैं कह रहा हूं विद इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान डिमांड सप्लाई के ऊपर कह रहा हूं। प्राइसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंपोर्ट बिल पे पड़ेगा, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि पेट्रोल आप 25% कम इस्तेमाल करें या 25% ज्यादा करें, प्राइस तो उसकी वही होनी है जिस पे इंपोर्ट होना है। ठीक है जी, लेकिन आपका ये बात सही है कि डीजल की कंजम्पशन गिरेगी, एग्रीकल्चर जो जाया हुआ है उसकी जो भी हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा उसमें जो डीजल होता था वो नहीं होगा। जो ये शहर डूबे हुए हैं उन शहर में जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता था वो नहीं होते। जो 30 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, वो जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते थे घरों में, जो बिजली इस्तेमाल करते थे, वो नहीं हो रही है। तो उससे जाहिर इम्पैक्ट आएगा। अभी नंबर नहीं आया बट मेरे ख्याल में 20-25% का फर्क आएगा। दूसरा, जो इतने कारोबार बंद हुए हुए हैं उसकी वजह से भी जो उस कारोबार और उसकी पूरी सप्लाई चेन, उसके बनाने से डिस्ट्रीब्यूशन तक, उसके रिटेलर तक, हर चीज के अंदर जो है वो भी आपकी ट्रैफिक कम होगी तो उससे भी पेट्रोल डीजल कम होगा। तो इस्तेमाल, मुझे लगता है इसमें गिरावट आएगी और उसके इम्पोर्ट बिल में ये जो आपका होल आ रहा है ना ज्यादा, जो इम्पोर्ट कॉटन की करनी है, चावल की करनी है, प्रॉपर्टी वीट की करनी है, इन सब चीजों की, और जो हम वेजिटेबल्स वगैरह की ऑलरेडी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो होल आ रहा है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आपकी डिमांड भी कम होगी। लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ जो हम बात कर रहे थे कि 2% पे जाएगी, उसकी वजह सिर्फ फ्लड नहीं है, उसकी वजह ये बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो भी, उनके एलएसएम देखिएगा, एलएसएम बहुत गिर जाएगा। अच्छा, अब इसको जरा जोड़ते हैं। आपकी डीरेगुलेशन से प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है हुकूमत डीरेगुलेट करने जा रही है, डीरेगुलेशन के बाद क्या होगा? रेगुलेशन जो है बड़ा अच्छा फैसला है, इसका इमीडिएट कोई आपको इम्पैक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं नजर आएगा। डीरेगुलेशन जब हो जाएगी तो जब हुकूमत प्राइस ही नहीं कर सकेगी तो उसका मतलब है कि कल को जाके जो है वो 150 पे हुकूमत ने तक प्राइस फ्रीज कर दी थी, उस तरह नहीं स्टेप हो सकेंगे। तो ये चीजें, इस तरह से डीरेगुलेशन का फायदा है। हुकूमत सिर्फ टैक्स लगाया करेगी, प्राइस प्राइवेट सेक्टर करेगा, वो अच्छी बात है, बट वो लॉन्ग टर्म का है, अभी इमीडिएट उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% जो है वो हम डोमेस्टिकली यहाँ पर हमारी ऑयल रिफाइनरीज पैदा करती हैं और बाकी 50% जो है पीएसओ इंपोर्ट करता है। तो एक आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा कंपटीशन होगा हमारी लोकल रिफाइनरीज और इंपोर्टेड फ्यूल के दरमियान? तो नहीं होगा। देखिए जी, इंपोर्ट तो अब ये है कि जो रिफाइनरी हम पूरी तकरीबन चलाएंगे उसके लिए वो क्रूड इंपोर्ट होता है, क्रूड ज्यादा इंपोर्ट होगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट थोड़ा कम होगा। तो जाहिर बात है वो हम जरा कम इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारा बिल थोड़ा कम हो सके, लेकिन एक हद तक हमें करना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे रिफाइनरियों को ज्यादा बनाएंगे तो फर्नेस ऑयल ज्यादा बन जाता है, फिर फर्नेस ऑयल किधर इस्तेमाल करना है, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस वजह से वो एक, और दूसरा ये है कि वो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा फर्क भी होता है, और साउथ में हमारा ज्यादा इंपोर्टेड यूज होता है, यहाँ नॉर्थ के अंदर जो है हमारा लोकल ज्यादा यूज होता है, तो वो रहेगा। बट ओवरऑल कंजम्पशन जो है 20% के करीब डिक्लाइन हो जाएगी, तो आपकी इंपोर्ट भी तकरीबन इतनी गिर जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट बिल पे हमें जो है एक जरा वहां पे एक अच्छा असर पड़ेगा। अली, ये जो इस वक्त पानी पाकिस्तान में मौजूद है, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर डैम्स के ऊपर हम सियासत ना करते और हम डैम्स बना चुके होते, चाहे वो कालाबाग डैम है या इसके अलावा जितने भी लाल पीले नीले जितने भी डैम्स हैं हम बना चुके होते, तो क्या होता, और नहीं है तो कितना बड़ा फर्क है?
ये जो डैम्स है ना, ये डैम्स आप बनाते तो उसके और बड़े फायदे होने थे। जब रिविलियन जब फ्लड आता है उसमें उसके फायदे ज्यादा होते हैं, बट ये जो फ्लड आया है ये ऊपर की बारिश आई है तो उन डैम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होती है, ड्रेनेज चाहिए होती है और आपको कैचमेंट एरिया के लिए छोटे छोटे रिजर्वायर चाहिए थे। जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड जितना आपकी जगह हो उसको अंदर आप उसको डीप करके एक रिजर्वायर बना देते हैं। दूसरा ये है कि खुले मैदान होते हैं, ड्रेनेज होती है। रिवर के लेफ्ट और राइट बैंक पे हमने जो है जो आबादियां जहाँ पे ड्रेनेज होनी चाहिए थी वो बना दी है। वो होती तो पानी निकल जाता। अभी पानी के यानी अगर इंक्रोचमेंट ना की गई होती तो बेहतर रहती सूरत हाल। बिल्कुल 101% इंक्रोचमेंट ना की होती, ड्रेनेज के अंदर और स्टोरेज के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज ये ना होता। आप मुझे देखिए, बांग्लादेश तो पूरा सिंध की तरह उस तरह ही है। बांग्लादेश में 1970 के अंदर जो है कितना सैलाब आया था। अभी इकोनॉमिस्ट में पिछले हफ्ते एक स्टोरी भी छपी थी कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी आ रहा है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी ड्रेनेज बनाई, उन्होंने अपनी एरिया की बारिश के हिसाब से वो किया। हमने नहीं किया। ठीक है, हमारे यहाँ सिंध में इतनी कभी बारिश नहीं, बट हो गई। आप इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली खजर असलम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। मईशत इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है, जाहिर है कि उसके ऊपर सियासत भी हो रही है और सियासत पे मईशत और मईशत पे सियासत, यही दोनों चीजें हम इस वक्त देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।